हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखो, आज अपन की नई शुरुआत। जो बच्चे 1 साल से डॉक्टर बनने का सपना सजाए बैठे हैं, उनके लिए आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि पूरे साल भर जो आपने पढ़ाई की है उसका ये निचोड़ है। क्योंकि अब पेपर का जो टाइम है वो पास में है। जो नीट का एग्जाम है वो 4 मई को हो जाएगा खत्म आपका। तो 4 मई से पहले अपन को ऐसा क्या पढ़ना चाहिए जिससे अपन नीट का जो स्कोर है उसको और बढ़ा सके। अर्थात उसके लिए अपन को याद रखना है शॉर्ट नोट्स। तो देखो, पूरे साल भर आपने थ्योरी को पढ़ा है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, लेकिन लास्ट टाइम में अपने को ऐसा पढ़ना चाहिए जिससे अपन के क्वेश्चन डायरेक्ट मिलने वाले हों। तो उसके लेकर आया हूं मैं एक मैराथन क्लास, और जो नीट 2025 को कंप्लीट टारगेट करने वाली है। और मेरा इसमें विश्वास है कि आपको 20+ क्वेश्चन, यदि किसी ने नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो 20+ क्वेश्चन आपको आराम से इस सीट से मिलने वाले हैं। क्योंकि ये सीट पूरी फैक्ट बेस है, इसमें सारे फॉर्मूलेज हैं, सारे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर्स हैं, इसमें नेम रिएक्शंस हैं। तो ये कंप्लीट करेगा आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को, जिसके अंतर्गत मैं सबसे पहले बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की, उसके बाद पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने बच्चों देखा होगा पिछले बार के पेपरों में कि जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सभी का वेटेज समान रूप से आ रहा है। अर्थात 15 क्वेश्चन फिजिकल से, 15 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से, और 15 क्वेश्चन ही किससे पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। तो याद रखना है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल सभी का वेटेज सेम ही है। यदि एक एक दो क्वेश्चन का डिफरेंस आता है तो इसको कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, जिससे अपन को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे कभी कभार फिजिकल में 16 क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनऑर्गेनिक में 14 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा ही डिफरेंस रहता है। तो इसके लिए लेकर के आया हूं मैराथन क्लास। बच्चों ध्यान रखना, लास्ट टाइम में आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है, थ्योरी के पीछे नहीं भागना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ने। और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन आए, आपको एक सजेशन है कि 2019 से 2024 तक के यदि पीवाईक्यू क्वेश्चन आप कर लेते हो तो 30+ क्वेश्चन तो आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर लोगे। क्योंकि उसमें उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन दे रखे हैं जहां से हर बार जो एनटीए है, नीट का एग्जाम है, वहां से ही आता है। क्योंकि केमिस्ट्री में रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का, काफी बार देखा जाता है कि रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है, सारे एग्जाम्पल्स एंड टेक्स्ट क्वेश्चन तो आपको करके ही जाने हैं। एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, उसमें से आप एग्जाम्पल्स पढ़ लेना और इन टेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ जाना। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको वहां से मिलने वाले हैं। तो करें स्टार्ट कहानी आज की। देखो, नीट 2025 कंप्लीट केमिस्ट्री 11th एंड 12th महा मैराथन बाय मोहित सर। ठीक है, ये अपन के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाला है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही। आगे बात समझ में? तो करें स्टार्ट कहानी को। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री को। देखो, सारा कुछ लिख करके लेकर आया हूं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस एक रिवीजन करना है आपको, जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। क्योंकि इस टाइम जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो होती है कॉन्फिडेंस की। यदि कॉन्फिडेंस आपका बड़ा रहेगा तो नीट में स्कोर भी अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। याद रखना, 2 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन कवर करेगा? 2 क्वेश्चन, मतलब 8 मार्क्स का चैप्टर है ये। कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिल सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखना है एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे फॉर्मूलाज हैं, अर्थात फॉर्मूले तो आपको रटे हुए होने चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री के यदि 15 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से 10 से 12 क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बेस आने वाले हैं। तो पहले की बात करूंगा, यदि आपको क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए इसकी अल्फा पार्टिकल की, तो आप सीधा सीधा याद रखना फॉर्मूला R बराबर 4k² अपॉन m अल्फा इंटू बी अल्फा स्क्वायर। m का मतलब तो है मास, b का मतलब है वेलोसिटी, k का मतलब कांस्टेंट है। ये क्या है जी? कांस्टेंट है। z का मतलब, बोलो, z का मतलब एटॉमिक नंबर है। और E का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। याद कर लोगे इस बात को। यदि आपको पूछे
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे R बराबर आर नॉट ए की पावर 1/3, अर्थात ए का मतलब है मास नंबर। क्या है जी? मास नंबर। मास नंबर का आप क्या ले लोगे? क्यूब, 1/, मतलब क्यूब ले लोगे। अर्थात जैसे आपको दिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर मास कितना होता है? 27, तो 27 का 1/3। तो देखो कितना हो गया है बताओ? 3 गुणा 3 गुणा 3, ये जाएगा उतना हम 9 × 27, तो कितना आ गए? 3। तो ये वैल्यू रख देना यहाँ, R बराबर आर नॉट इंटू 3, अर्थात आर नॉट की वैल्यू आपको गिवन होगी एग्जाम में। आगे बात समझे। प्लांक क्वांटम थ्योरी, यहां से आपको एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करना होता है, जो आप जानते हो E बराबर होता है एच न्यू के, न्यू बराबर होता है सी बाई लैम्डा के। तो यूज करना है एच सी बाई लैम्डा। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एच होता है प्लांक कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ये होता है। तो देखो क्वांटम थ्योरी से एच न्यू और एच सी बाई लैम्डा ऐसे निकाल सकते हो, तो ये इसी फॉर्मूले का रूप है। तो इसको फॉर्मूले को याद होना चाहिए आपको। ये प्लांक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है बताओ? एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट हाफ एम ई बी स्क्वायर, मास है ये वेलोसिटी है, ये न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी है। तो एक फ्रीक्वेंसी आपको देख पूछेगा, एक फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी होगी जो पेपर में दे रखी होगी। आगे बात समझ में। इसके बाद में बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल किसकी बात करता है बताओ? इलेक्ट्रॉन की बात करता है, इलेक्ट्रॉन का चक्रण की बात करता है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग का मान NH/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो, अर्थात इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो सबसे पहले आपको यदि पेपर में मास दे दे, वेलोसिटी दे दे और रेडियस पूछ ले, और आपको NH पता है और 2π की वैल्यू भी पता है, तो आप यहां से R निकाल सकते हो क्या बताओ? इसके बाद में यदि आपको एनर्जी फाइंड करनी होगी तो यूज करना 13.6 इंटू Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो एक की एनर्जी दे देगा, दूसरे की पूछ लेगा, तो ये 13.6 कट जाएगा। तो क्या याद रखना है बताओ? Z²/Z1² इंटू N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर। इस तरीके से आपको दो एनर्जी लेवल पूछ सकता है E2/E1 का। तो Z यदि सेम हो तो हटा देना Z को, फिर ये डिसाइड कर लेगा। यदि लेवल सेम है, ये अलग है, तो इनको चेंज कर लेना। इसलिए आपको आना चाहिए। दूसरा आता है रेडियस का। रेडियस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रेडियस के क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताओ? तो रेडियस के क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखना है रेडियस क्या होती है बताओ? R बराबर आर नॉट N²/Z। तो देखो Rn बराबर N²/Z, ठीक है। ये N2 H² 4π² तो इसका मान आता है 0.0529, लेकिन इसका मान कभी भी नहीं पूछा जाता है पेपर में। आपको ऐसा करता है कि एनर्जी लेवल दे देता है, जैसे N1 और N2 दे दिए, ठीक है, और आपको दे दिया Z, जैसे एक दे दिया हीलियम का और एक दे दिया लिथियम का, तो आपको पूछ लेगा कि इनकी रेडियस क्या होगी। तो याद कर लेना R2/R1। यदि ऐसा पूछे तो R2/R1 निकालोगे, तो कैसे निकालोगे बताओ? N2 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर, बोलो ये स्क्वायर लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा N2। Z है तो Z नीचे है ना, तो Z1/Z2। आगे बात समझ में। ये फॉर्मूला यूज कर लेना, इससे आपको क्या निकल जाएगा बताओ? रेडियस निकल जाएगी। इसके बाद यदि वेलोसिटी पूछे तो वेलोसिटी होती है 2.18 × 10⁶ Z/n। Z है एटॉमिक नंबर, क्या है जी? एटॉमिक नंबर है। और n क्या है? एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है। आगे बात समझ में देखना है। देखो आगे बात समझ में बोलो। इसके बाद में यदि डी ब्रोगली पूछ ले आपसे, तो लैम्डा बराबर होता है H/mb। m मास होता है और b होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। अब देखो यदि वेलोसिटी पेपर में दे रखी है तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी है तो आप मानोगे लाइट की वेलोसिटी। लाइट का मतलब होता है प्रकाश। प्रकाश की कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी चाल से क्या चलता है? प्रकाश चलता है। आगे बात समझ में जी। इसके बाद में वेवलेंथ एमिटेड बाय फोटोन कितनी, ये पूछ लेता है 1/λ। 1/λ कहां पूछेगा बताओ भैया? 1/λ पूछ ले आपसे, तो 1/λ क्या होता है बताओ?
न्यू बराबर एच सी बाई लैम्डा होता है। बोलो एच कांस्टेंट सी कांस्टेंट, अर्थात इनका मान पता है, तो न्यू बराबर किसके बराबर आता है, 1/लैम्डा के आता है क्या, बोलो। इसे भी बोलते हैं न्यू बार। आगे बात समझ में, तो 1/लैम्डा इक्वल टू न्यू बार आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर। अब देखो n2 यहाँ है, n1 यहाँ है, तो यहाँ आ जाएगा n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर अपॉन n1 का स्क्वायर इंटू n2 का स्क्वायर। तो इसलिए आपको 1/लैम्डा पूछ लेता है। यदि आपको पूछ ले फोटोन्स एमिटेड बाय द सैंपल एच एटम, तो निकालोगे डेल्टा n प्लस 1/2 से क्या निकाल सकते हो, फोटोन निकाल सकते हो। आगे बात समझ में जी। देखो रैपिड रिवीजन है ये, पहली बार देखोगे परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पढ़ करके आए हो तो आसानी पूर्वक कर लोगे, कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, अब आपको काफी बार सीरीज पूछ लेता है वो, तो सीरीज आपको पता है क्या, पता होनी चाहिए बच्चों। लाइमन होती है एक, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रेकेट, पेफंड और हार्मफ्री, ये क्या होती हैं, सीरीज होती हैं। लाइमन सीरीज का मतलब है n1 बराबर 1 होना चाहिए, इसके लिए n1 बराबर 2 होना चाहिए, इसके लिए n1 बराबर 3 होना चाहिए, n1 बराबर 4 होना चाहिए, n1 बराबर 5 होना चाहिए, n1 बराबर 6 होना चाहिए। अब जो n2 की वैल्यू है ये 2 3 4 हो जाएगी, इसके लिए n2 की वैल्यू 3 4 5 हो जाएगी, इसके लिए n2 की वैल्यू 4 5 6 हो जाएगी, इसके लिए n2 की वैल्यू 5 6 7 हो जाएगी, इसके लिए n2 की वैल्यू 6 हो जाएगी 7, और इसके लिए n2 की वैल्यू 7 8 9, इस तरीके से हो जाती हैं। आगे बात समझ में, ये सीरीज है, याद रखनी है आपको। क्या याद रखना है इनमें बताओ, कि आपको पूछेगा लाइमन सीरीज कहां मिलती है बताओ, बोलो। तो ये मिलती है जी यूवी रीजन में। किसमें मिलती है, यूवी रीजन में। नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल्मर सीरीज किसमें मिलती है, तो आपको पता करना है किसमें मिलती है, यूवी में। बाल्मर मिलती है विजिबल रीजन में। किसमें मिलती है जी, विजिबल रीजन में मिलती है। ये सारी मिलती हैं आईआर रीजन में। किसमें मिलती हैं, आईआर रीजन में। याद रखो, यदि मेरे को लैम्डा सबसे ज्यादा चाहिए, लैम्डा सबसे ज्यादा चाहिएगा, मैक्सिमम लैम्डा चाहिएगा, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को दो में से एक में लाना पड़ेगा। यदि मेरे को लोएस्ट चाहिए, लोएस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट या फिर अनंत से लाना पड़ेगा। जैसे यदि मैं बोलूं लैम्डा मैक्सिमम कैसे बताओगे, तो लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना है किसके लिए, जैसे मैं बोल दूं लाइमन सीरीज के लिए आपको मैक्सिमम क्या फाइंड करना है, लैम्डा। तो याद रखना बच्चों, n1 बराबर तो रहेगा 1 और n2 बराबर रहेगा 2, और इस फॉर्मूले में पुट कर लेना। कौन से वाले में, 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में फाइंड करोगे तो लैम्डा क्या आने वाली है, मैक्सिमम आने वाली है। यदि आप कहोगे सर मेरे को लैम्डा मिनिमम चाहिए, तो लैम्डा मिनिमम बच्चों n1 तो रख लेना 1 और n2 रख लेना इन्फिनिटी, तो आपको क्या मिल जाएगी, लैम्डा मिनिमम मिल जाएगी। आगे कहानी समझ में, बोलो, आनी चाहिए आपको। ठीक है, लास्ट टाइम रिवीजन है, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना है बच्चों। इसके बाद में क्या पढ़ना है, देखो इसके बाद में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ मेजर करना संभव नहीं है। जैसे मैं बात करूं बच्चों, मैं जैसे यहां से मूवमेंट कर रहा हूं ऐसे, तो मेरी क्या वेलोसिटी को तो अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्योंकि पोजीशन का मतलब जैसे मैं यहां खड़ा हुआ हूं तो मेरे घर में होने की संभावना क्या है, 0। आगे बात समझ में, जहां जैसे मैं खड़ा हुआ हूं तो मेरी पोजीशन बता सकते हैं, लेकिन जब मैं चल रहा हूं तो क्या बता सकते हैं बताओ, चलने के टाइम पे बता सकते हैं मेरी वेलोसिटी। तो हाइजेन ने यही बात कही थी कि अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन का क्या नहीं कर सकते, पोजीशन और वेलोसिटी का एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते। पेपर में पूछ लेगा आपको ये डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू,
ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, इस फॉर्मूले को यूज कर लेना। आपको डेल्टा एक्स देगा या डेल्टा पी पूछ लेगा। डेल्टा पी बराबर क्या होता है, एम डॉट बी। मास फिक्स होता है लेकिन वेलोसिटी में चेंज होते रहते हैं, इसलिए इस फॉर्मूले का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखो एम डेल्टा एक्स डेल्टा बी 4 पाई और एक्स ये 4 पाई एम। इस तरीके से कोई भी आपको दे, यदि मास दे रखा हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इसको क्या कर लोगे आप, यूज कर लोगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर जेई का तो क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है। यहां से दो ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको रेडियस पूछ लेगा, एनर्जी पूछ लेगा, एक क्वेश्चन तो वहां से मिलता है और एक पूछ लेगा आपको क्वांटम नंबर से। तो क्वांटम नंबर आप जानते हो 4 होती हैं। कितनी होती हैं जी, 4, एन, एल, एम एल और एम एस। आगे बात समझ में। एन बताता है क्वांटम नंबर को, अर्थात पीरियड्स को बताता है। पीरियड्स का मतलब है एन बराबर 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड होते हैं। एल बताता है किसको, बताओ एल बताता है, बताओ एल बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके बाद में होती है एमएल। एमएल बताता है कि इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है। इसके बाद में जो एमएस होता है वो किसको बताता है, बताओ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। तो बताओ हमेशा याद रखना एन ग्रेटर देन होता है एल। क्या होता है, एन ग्रेटर देन होता है एल। याद रख लेना एल की वैल्यू एस के लिए होती है 0, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए होती है 3। आगे बात समझ में। एम एल की वैल्यू, एम एल बताएगा -L2 प्लस एल। इसको बताएगा -L2 प्लस एल। अर्थात देखो 0 के लिए तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं, पी के लिए होगा -1 0 प्लस 1, अर्थात पी एक्स पी वाई पी जेड, इस तरीके से होगा। लेकिन पी जेड फिक्स होता है जी। क्या होता है जी, पी जेड फिक्स होता है। पी जेड का मान कितना होता है, 0। बाकी ये चेंजेबल है, यहाँ पी एक्स आएगा तो यहाँ पी वाई आएगा, यहाँ पी वाई आएगा तो यहाँ पी एक्स आएगा। इसी प्रकार से डी के लिए कितना होता है बताओ, -2 प्लस 2, अर्थात -2 -1 0 प्लस 1 प्लस 2। डी जेड स्क्वायर फिक्स होता है भैया, डी जेड स्क्वायर के लिए 0 होता है, बाकी चेंजेबल है। बाकी को अपन क्या नहीं कर सकते, बताओ कह नहीं सकते कि यह इसी का ही मान है, लेकिन डी जेड स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। आगे बात समझ। एफ के लिए -3 टू -+3 होता है। आगे बात समझ में। एफ की स्टडी अपन के लिए बस की बात नहीं है, आज तक कोई स्टडी नहीं कर पाया एफ की, इसलिए डी तक याद कर लेना बच्चों। आगे बात समझ में। एस, एम एस होता है +-1/2, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भरा जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रतिचक्रण को बताता है। ये किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन के प्रतिचक्रण को। आगे कहानी समझ में। याद रखना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1 2 3 4 5, आपको 7 तक याद करने हैं बस, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी ऑर्बिटल किससे को निकालते बताओ, NH/2π से। एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिंगोसी क्वांटम नंबर L 0 1 2 n-1 होता है। ये मैंने पहले बता दिया, n ग्रेटर देन L होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेट 2l + 1, कितना होगा 2l + 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पर्टिकुलर सबसेल 2 × 2l + 1 होगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, L बराबर h/2π l + 1 का रूट ले लेना, और या h कट। देखो h/2π को बोलते हैं h कट, ठीक है। ये निकलता है l + 1। इस तरीके से आप इनको क्या कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रैपिड रिवीजन कर सकते हो। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि अपन को क्या पढ़ के जाना है। मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बताते हैं बताओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं 2n² से। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या बताओ ऑर्बिटल किसे बताते हैं, n² से, अर्थात n² ऑर्बिटल को बताएगा, 2n² इलेक्ट्रॉन को बताता है। आपको पूछेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किससे भरे जाते हैं, 2n² से भरे जाते हैं। इतना कर जाओगे, 2 क्वेश्चन को कर लोगे आसानी पूर्वक, किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री एक्चुअल में जो ये चैप्टर है ये है मोल कॉन्सेप्ट। क्या नाम है जी, मोल कॉन्सेप्ट। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से पढ़ना है। इसको मारो गोली, क्या मारो जी, गोली मारो इसको।
आपको जो कैसे पढ़ना है उसको याद रख लो। देखो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल निकालने के फॉर्मूले हैं W/mW, B/22.4 इन लीटर, N/Na, PV/RT और M/B इन लीटर में। ये से मोल निकाल सकते हो आप। देखो यदि वेट दे रखा है तो मॉलिक्यूलर वेट का भाग दे देना, वॉल्यूम दे रखा है तो 22.4 का भाग दे देना, पार्टिकल्स दे रखे हो तो Na का भाग दे देना 6.023 10⁻23 का। यदि आपको प्रेशर दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, गैस कांस्टेंट आपको पता रहता है और टेम्परेचर भी आपको पता रहता है तो वहां से मोल निकाल सकते हो। और यदि आपको मोलरिटी और वॉल्यूम दे दे तो वहां से भी क्या निकाल सकते हो, मोल निकाल सकते हो। देखो बच्चों मैक्सिमम नंबर में आपको पूछता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, या आपको पूछ लेगा कि किसके पार्टिकल या किसके एटम ज्यादा हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज क्या करोगे बच्चों, यहां से निकाल लोगे मोल, N इंटू Na इंटू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कोई भी दे रखा हो उसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता पड़ जाएगा। जैसे मैं बताऊं, आपको दिया कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में एटम बताओ भैया, 16 ग्राम O2 में एटम बताओ, 16 ग्राम O3 में एटम बताओ, तो बताओ। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉन, ऑल हैव सेम इलेक्ट्रॉन। तो याद करो, देखो यदि आपको यहां से मोल निकालोगे तो 1 मोल आएगा, तो Na आ गया, बोलो 16/16, यहां 16/32 तो 1/2 इंटू O2 में कितने एटम होते हैं, बोलो 2 एटम होते हैं। क्या होते हैं जी, 2 एटम होते हैं, 2 से 2 कट गया। इसके बाद में 16/48 अर्थात 1/3 आ गया, ये 1/3 इंटू Na इंटू कितने एटम है बताओ, 3 एटम है, तो 3 से 3 कट गया तो n एटम। याद रखो एक ही एलिमेंट यदि एक से ज्यादा रूप में मिल रहा है और उसका ग्राम सेम दे रखा है तो उसमें एटम्स भी सेम ही आते हैं, ये बात याद रख लेना आप। आगे बात समझ में। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेना, कैसे निकालोगे बताओ। अब देखो मॉलिक्यूल तो एक ही होता है, बोलो मॉलिक्यूल तो एक ही होता है तो एक ही आ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। यदि नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर में ऐड कर लेना। यदि पॉजिटिव चार्ज दे रखा हो तो इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक नंबर से कम कर देना जितना चार्ज दे रखा है, ठीक है जी। इस तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लोगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है परसेंट कंपोजिशन। किसका बनता है, परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इनटू कर लेना 100। अब देखो यदि आपको पूछे बच्चों मिनिमम मोलर मास, क्या पूछे, मिनिमम मोलर मास, तो मिनिमम मोलर मास, तो मिनिमम मोलर मास के लिए याद रखना नंबर ऑफ एटम होना चाहिए कम से कम 1। आगे बात समझ में। जब मिनिमम मोलर मास पूछे ना तो 1 रख देना नंबर ऑफ एटम की जगह। उसके बाद में आपको क्या रखना है, मास ऑफ एटम, जिसका परसेंट पूछा है उसका अपॉन टोटल जो कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर वेट रख देना, और परसेंट कंपोजिशन फाइंड कर सकते हो आप इस तक फॉर्मूले से। आगे बात समझ में। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा भारी लग सकता है लेकिन होगा बहुत ही सरल परसेंट कंपोजिशन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें से वो आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। किसका आता है जी, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है बताओ। एम्पेरिकल फॉर्मूला, देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूले में बच्चों याद रखना, आपको क्या याद करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूले का क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करोगे, तो देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भैया। एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए देखो ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही होता है, बोलो। अब देखो यदि आपको ये निकालना है तो सबसे पहले देख लेना एलिमेंट लिख लेना, जो एलिमेंट दे रखा है वो लिख लेना, एलिमेंट निकाल लेना। उसके बाद में उसका जो परसेंट दे रखा है उसको लिख लेना,
उसके बाद में मोल निकालना, परसेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट से, क्योंकि आपको एटम ही देगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर लेना उसको। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड करने के बाद में निकाल देना सिंपलेस्ट रेशियो। क्या निकाल देना? सिंपलेस्ट रेशियो। और सिंपलेस्ट रेशियो जो निकालोगे ना वही आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा। बोलो कैसे? अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ए हाइड्रोकार्बन कंटेन 80% कार्बन। क्या कहा है जी? हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, उसने कहा है 80% तो कार्बन है जी, तो 20% क्या बचा? हाइड्रोजन बचने वाला है। अब देखो 80% है ना, तो 80 डिवाइड बाई 12 और यहां एन करोगे 20 डिवाइड बाई 1, तो ये आएगा 6.6 और ये आएगा 20। अब बच्चे क्या है, यहीं से सिंपलेस्ट रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, एक स्टेप में बढ़ना है बच्चों आगे। तो देखो 6.6 डिवाइड बाई 6.6, जो छोटी संख्या है ना उससे डिवाइड कर देना। 20 डिवाइड बाई 6.6, 6.6, ये लगभग 3 बार कटेगा, ये लगभग 1 बार कटेगा। तो मैं एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करूंगा तो आ जाएगा CH3। ये तो आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला। लेकिन बच्चों काफी बार क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला तो देगा लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूले से आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने की कहता है। तो कैसे फाइंड करोगे बताओ? कैसे फाइंड करोगे? तो याद रखना, यदि आपको फाइंड करना होता है एन बराबर होता है MFM अपॉन EFM। MFM बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, इस तरीके से निकाल लोगे, उससे एन निकाल लेना। एन बराबर मैंने कहा कि एन बराबर कुछ डाटा आ जाएगा, तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना है। तो MFM बराबर होगा एन इंटू EFM, उससे मल्टीप्लाई कर लेना और ये आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बताओ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। जैसे मैंने अभी निकाला था कि CH3 आपको निकला था, बोलो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 निकला था, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अब मेरे को पेपर में दे दिया कि जिसका MFM कितना है भैया, MFM दे रखा है 30। कितना दे रखा है? 30। तो अब मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो कैसे फाइंड करूंगा बताओ? तो देखो यहां से मैं MFM की वैल्यू रखूंगा। कितना दे रखा है जी? 30 दे रखा है। डिवाइड बाई EFM निकालूंगा, इसे 12 प्लस 3 15, तो ये आ गया 2। अब मेरे को MFM चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या चाहिए जी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूंगा बताओ? N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। N कितना दे रखा है? 2 इंटू CH3। तो बताओ मॉलिक्यूलर क्या आ गया फॉर्मूला? C2H6। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, याद रख लेना। क्वेश्चन बहुत सरल होगा लेकिन गलतियां होने के चांस भी होते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं। देखो रिलेटिव मास क्या होता है भैया? रिलेटिव मास बराबर होता है मास ऑफ वन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो देखो कुछ नहीं है, याद रख लेना, 1/12 इंटू 12, तो ये 12 से 12 तो कट गया। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये आता है AMU में। किसमें आता है? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। 1.67 इंटू 10 टू पावर -26, 1 AMU की वैल्यू होती है 24। 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 AMU आ गई। बात समझ देखो, 1 AMU बराबर किसका आ गया? 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको फॉर्मूले निकालते, मोल कैसे कैसे फाइंड करोगे? यदि मोल निकालना है, मोल मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे तो मोल निकल जाएगा। यदि Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएंगे, डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएंगे। ये एक तरीका है, मैंने आपको पहले बता दिया, उस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। क्या होती है जी? मास बाय वॉल्यूम। लेकिन स्पेसिफिक डेंसिटी पूछे आपको, वेपर डेंसिटी पूछता है आपको, तो याद रखना डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की कर लोगे, उससे निकाल लोगे। या इससे क्वेश्चन तो जेई में पूछे जाते हैं, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है। एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है? मोलर मास ऑफ द गैस, मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, वेपर डेंसिटी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेपर डेंसिटी क्या होती है बताओ? वेपर डेंसिटी होती है, आपको कोई भी गैस दे रही है, उसका मास से 2 से डिवाइड कर देना, वही क्या निकल जाएगी बताओ? वेपर डेंसिटी। आगे बात समझ में? एम गैस क्या होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। याद रखना ये वेपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला
ये आपके काम का है। बाकी ये जेई के लिए है। किसके लिए है? JEE के लिए। नेक्स्ट देखिए कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म आपको याद रखनी है बच्चों। वैसे तो कंसंट्रेशन टर्म आपको सभी आती हैं, लेकिन स्पेसिफिक जो आती हैं पेपर में उनके मैं आपको बात कर लूं। यदि मोलेरिटी पूछे आपसे, मोलेरिटी, तो मोलेरिटी बराबर होती है परसेंट वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डी अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। एक रिलेशन तो ये याद रख लेना, डेंसिटी दे रखी हो, परसेंट वेट बाय वेट दे रखा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। इसके बाद में स्मॉल m बराबर 1000 इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम डब्ल्यू। ये यदि मोलेलिटी दे रखी हो, और मोलेलिटी ये है मोलेलिटी, मोलेलिटी दे रखी हो तो ये फाइंड कर लेना। और यदि मोल फ्रैक्शन का पूछ ले तो स्मॉल m बराबर XV अपॉन XA इंटू 55.55, अर्थात मोल फ्रैक्शन और मोलेलिटी में पूछे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसके बाद में यदि मोलेरिटी और आपको दे रखा हो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, तो 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट कर लेना। इससे क्या निकल जाएगी? मोलेरिटी। आगे बात समझ में? ये 4 फॉर्मूले हैं। बाकी फॉर्मूले आपको आते हैं, नहीं आते वो भी सिखा देता हूं। देखो कैसे करना है बताओ। देखो परसेंट वेट बाय वेट होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू कर लेना 100। ये परसेंट वेट बाय वेट निकाल सकते हो। इसके बाद में आता है मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे आप निकाल सकते हो मोलेरिटी। स्मॉल m बराबर क्या होता है? n अपॉन कैपिटल W इन kg। 1 kg सॉल्वेंट में कितना ब्लैक का मोल प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? मोलेलिटी कहेंगे। आगे बात समझ में? यही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो याद होने चाहिए, बाकी इतना कोई काम के नहीं है। ठीक है जी, चलो बढ़े आगे। ठीक है परसेंट। अब देखो एक बार रीड करवा देता हूं, वैसे याद होने चाहिए। ये एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कंसंट्रेशन टर्म से, याद कर लेना। कंसंट्रेशन टर्म का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100 कर लेना। परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास नहीं होगा, यहाँ गलती है इसमें होगा वॉल्यूम। क्या होगा जी? वॉल्यूम। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीनों फॉर्मूले एक ही तरीके के, बस याद रखना है। जब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे होते हो तो सॉल्यूट का याद रखना भैया, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर होता है सॉल्यूशन। अब पेपर में जब डाटा देता है ना, तो आप बच्चों क्या करते हो? जो सॉल्यूशन का जैसे निकालते हो, जैसे 30 ग्राम NaO डिजोल्व इन 70 ग्राम वाटर, तो आप क्या करते हो? 30/70 कर लेते हो। याद रख लेना इस बात को, 30/100 करना है, क्योंकि 70 प्लस 30 मिलकर के क्या बनाने वाला है? सॉल्यूशन मिलाने वाला है। आगे बात समझ में? इसके बाद में ये मैंने फॉर्मूले आपको अभी बता दिए, जस्ट याद रख लेना उनको। ठीक है, नेक्स्ट मोलेरिटी हो गया। इसके बाद आता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास उन एलिमेंट का निकाला जाता है जिनके आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं। तो देखो यदि ये एवरेज निकालना है मेरे को, तो A1 X1 A2 X2 AN। ए क्या है बताओ? ए बराबर है एटॉमिक मास। क्या है जी? एटॉमिक मास अपॉन X1 क्या है? परसेंट अबंडेंस है, परसेंट अबंडेंस है। इसके भी क्वेश्चन काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं, याद रख लेना। 2-3 ही क्वेश्चन दे रखे हैं। बोरॉन का जो आंसर आएगा, बोरॉन के लिए आएगा 10.8, क्लोरीन के लिए आएगा 35.5, कार्बन के लिए आएगा 12, और किसके? नाइट्रोजन के लिए आएगा 14। अर्थात जो एटॉमिक वेट आप याद करते हो ना, वही एटॉमिक वेट एवरेज एटॉमिक मास से आते हैं। इनके आंसर याद कर लेना। आंसर याद नहीं कर पाते हो तो सॉल्व कर लेना। जैसे आपको दे देगा क्लोरीन 37 नेचर में मिलता है 25%, क्लोरीन 35 नेचर में मिलता है 75%। तो याद रखना 37 इंटू 25 प्लस 35 इंटू 75 डिवाइड बाय कर लेना 25 प्लस 75 बराबर 100। तो करोगे सॉल्व तो 35.5 ही आ जाएगा इसका। इस तरीके से एवरेज एटॉमिक मास उन्हीं एलिमेंट के निकाले जाते हैं जिनके लिए क्या हो भैया?
जिनके लिए क्या हो बताओ, जिनके क्या मिलते हो, आइसोटोप मिलते हो, उनके लिए क्या निकाला जाता है, एवरेज एटॉमिक मास। मीन मोलर मास क्या होता है, एन इंटू m1, अर्थात एन क्या है बताओ, मोल है, ये है जी मोल, और ये है मोलर मास, मोलर मास। इनको भी ऐसे ही अपन फाइंड कर लेते हैं, आगे बात समझ में। नेक्स्ट, देखो वैसे नॉर्मलता वाला जो चैप्टर है उसका मेरे आपके पास पढ़ा है, लेकिन इसमें काफी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे देखो भैया, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो आप, इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, क्या होता है, एन फैक्टर, याद रख लेना ये बात, ठीक है, एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होता है बताओ, एन फैक्टर एसिड के लिए भी निकाला जाता है, बेस के लिए भी निकाला जाता है, सॉल्ट के लिए निकाला जाता है, और आयंस के लिए निकाला जाता है, ठीक है। एसिड के लिए निकाली जाती है बेसिसिटी, बेस के लिए निकाली जाती है एसिडिटी, सॉल्ट के लिए निकाला जाता है टोटल चार्ज, और आयन के लिए जितना चार्ज कैरी कर रहा है आयन, वही उसकी क्या कहला जाती है, एन फैक्टर कहलाता है। जैसे मैंने बोला सर HCl के लिए कितना होगा, HCl के लिए होता है 1। इसमें जो आपको याद रखना है, H3BO3, इसको ऐसे नहीं देता, इसको देता है BOH का होल 3, ऐसे देगा पेपर में। तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका लिए एन फैक्टर होता है 1, क्योंकि ये OH माइनस को ग्रहण करता है, इसलिए 1 होता है। H3PO4 इसके लिए होता है 3, H3PO3 इसके लिए होता है 2, और H3PO2 इसके लिए होता है 1। ये एग्जाम्पल याद कर लेना, यही एक्सेप्शन हैं जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। एसिड के लिए जैसे आपको दिया मैंने सर NaOH, NaOH के लिए OH 1 है तो 1 आ गया, BaOH का होल 2 कितना आ गया, 2 आ गया, AlOH का होल थ्राइड कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आप कहोगे सर सॉल्ट के लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों, Al2SO4 का होल Al2SO4 का 2 3 6, ठीक है, SO4 का होल थ्राइड आना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां देखो 2Al प्लस 3SO4 माइनस 2, ऐसे टूटेगा ये। अब देखो या तो इसको ऐड कर लो या इसको ऐड कर लो, इसको ऐड करोगे तो भी 6 आ रहा है, और इसको ऐड करोगे जब भी 6 आ रहा है। इस तरीके से आप एन फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पूछे जाने वाले हैं। आगे बात समझ में, सीधा उपयोग कहीं भी नहीं है इनका। नेक्स्ट, गैसीय स्टेट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको याद होने चाहिए ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, और याद होना चाहिए टोटल प्रेशर P1 बराबर P2 प्लस P3, डाल्टन्स लॉ, ये आगे काम आएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, ठीक है। इस तरीके से ये चैप्टर आपके काम का नहीं है, लेकिन अपन अब पढ़ेंगे आगे। थर्मोडायनामिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स में बच्चों थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स भी 2 क्वेश्चन कैरी करता है, 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स। देखो एक क्वेश्चन तो आता है थर्मोकेमिस्ट्री से, थर्मोकेमिस्ट्री, और एक क्वेश्चन जो आता है वो डेल्टा जी से पूछ लेता है, या डेल्टा एस से पूछ लेता है, या डेल्टा एच से पूछ लेता है, या डेल्टा यू से पूछ लेता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, और यहां से थर्मोकेमिस्ट्री है इससे भी एक क्वेश्चन मिलने वाला है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सरल चैप्टर है, आपको आसानी पूर्वक हो जाएगा। तो देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो उसे बोलते हैं प्रोसेस। अर्थात जैसे आप बोलोगे कि सर काम क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर प्रोसेस में चल रहा है, क्या चल रहा है, प्रोसेस में, ठीक है। प्रोसेस का मतलब काम आगे बढ़ रहा है, वही कहलाता है प्रोसेस। अब प्रोसेस कितने प्रकार के होते हैं, प्रोसेस होते हैं सर 4 प्रकार के।
पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोकोरिक, कोरिक का मतलब बी कांस्टेंट हो जाएगा। आइसोबारिक, बारिक का मतलब बार, बार किसकी यूनिट है? प्रेशर की, तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब है ना तो हीट जाएगी, ना आएगी, ना जाएगी, अर्थात यहाँ Q जीरो हो जाएगा। बस टी कांस्टेंट होते ही डेल्टा टी जीरो, और डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। आइसोकोरिक में डेल्टा बी जीरो हो जाएगा, आइसोबारिक में डेल्टा पी जीरो हो जाएगा, एडियाबेटिक में Q जीरो हो जाएगा। तो नो हीट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग जीरो, अर्थात सिस्टम और सराउंडिंग। सिस्टम मैंने बोला सर ये सिस्टम है, सिस्टम का मतलब सिस्टम पार देंगे वो सिस्टम नहीं, सिस्टम का मतलब होता है जो एक्सपेरिमेंट के लिए अपन यूज करते हैं उसे बोलते हैं सिस्टम, और सिस्टम से जो भी बाहर जो ये चीजें हो रही हैं इसे बोलते हैं सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य में एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है, होता रहता है। यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो वह काम नहीं करने वाला। आगे बात समझ में? तो सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य एनर्जी का क्या नहीं होगा जी? ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसलिए एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आपको याद रखना है, काफी बार तो पेपर यही पूछ लेता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है। अब इतना सरल क्वेश्चन पूछेगा तो याद रख लेना, अगर ये भी गलत कर दिया ना तो बहुत पीछे चले जाओगे आप। ठीक है, 4 सिस्टम हो गए आपके, ये प्रोसेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट, आईयूपीएसी कन्वर्जन क्या कहलाता है जी? देखो, एक कोई सिस्टम है, क्या है सर? सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये मैंने कोई सिस्टम ले लिया तो इसे बोलेंगे सिस्टम, सिस्टम, और इसे बोलेंगे सराउंडिंग। ठीक है, और ऐसे कंप्लीट जब सिस्टम और सराउंडिंग कहीं मिल रहे हैं उसे बोलेंगे यूनिवर्स। यही होता है यूनिवर्स। अब देखो, सिस्टम, सिस्टम पर ही काम होता है, कभी भी याद रख लेना, जहां भी सिस्टम होगा उसी पर काम होगा। तो सिस्टम पर देखो सर, एक 2 तरीके के काम होते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, एक बार समझो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहना चाहिए। क्या कहता है ये? देखो, ये कोई भी सिस्टम है, क्या है जी? सिस्टम, इसे बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम है तो देखो, एक तो अगर सिस्टम पर वर्क कर रहा हो, एक सर सिस्टम काम कर रहा हो, एक सिस्टम। अब देखो, यदि आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, एक तो सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम करेगा तो नेगेटिव होगा, ठीक है, और सिस्टम पर काम होगा तो पॉजिटिव होगा, अर्थात वर्क पॉजिटिव होगा जब आप सिस्टम पर काम कर रहे हो। यदि सिस्टम खुद काम कर रहा है तो क्या होगा बताओ? पॉजिटिव, नेगेटिव होगा। आगे बात समझ में? इसके बाद में देखो, वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव होता है। आगे बात समझ में? एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंशन का काम नेगेटिव होता है, और कंप्रेशन का काम क्या होता है बताओ? पॉजिटिव होता है। यदि सिस्टम काम करेगा, जैसे सिस्टम काम करे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और यदि सिस्टम पे काम होगा तो ये कम हो जाएगा, और ये कम होगा तो ये पॉजिटिव, और ये बढ़ेगा तो नेगेटिव। अर्थात एक्सपेंशन का काम होता है नेगेटिव और कंप्रेशन का काम होता है पॉजिटिव। आगे बात समझ में? तो समझो। इसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछ लेता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। समझो बच्चों, एक बार नीट 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पाथ फंक्शन। याद रखना, डब्ल्यू और क्यू दोनों क्या है बताओ? पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। जबकि Q प्लस डब्ल्यू मिल जाते हैं तो ये हो जाते हैं स्टेट फंक्शन। क्या हो जाते हैं? स्टेट फंक्शन, क्योंकि Q प्लस डब्ल्यू आता है डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा U एनर्जी चेंज है। एनर्जी चेंज में अपन इनिशियल एनर्जी देखते हैं और फाइनल एनर्जी देखते हैं। तो जितने भी डेल्टा G हो गया, डेल्टा H हो गया, डेल्टा U हो गया, ये सारे स्टेट फंक्शन है। जबकि Q एंड W दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है, अर्थात ये पाथ पर डिपेंड करते हैं। आगे बात समझ में? तो देखो, अगर दोनों ऐड हो गए तो डेल्टा यू के बराबर हो गए, तो ये क्या हो गए? स्टेट फंक्शन। तो याद रखना, ये है स्टेट फंक्शन, जबकि अगर अलग अलग है तो ये क्या हो गए बताओ? पाथ फंक्शन। आगे बात समझ में? ठीक है जी, इस तरीके से निकाल लोगे। लॉ ऑफ इक्विपरेशन एनर्जी ओनली फॉर आइडियल गैस। तो देखो, U बराबर होता है N/2, N/2, U बराबर F/2 nRT। F/2 मतलब होता है फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब है मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। याद रखना, मोनो एटॉमिक के लिए 3 आती है, डाई एटॉमिक के लिए 2
5 आती है और ट्राई एटॉमिक के लिए 6 आती है। अब देखो इनका फॉर्मूला है, लेकिन जब क्लास में पढ़ाते हैं तब फॉर्मूले काम का है। अब इस टाइम लास्ट टाइम चल रहा है, याद रख लेना। मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए कितनी होगी 6। ये वैल्यू यहां पुट करोगे तो ये डाटा डेल्टा ई का निकल करके आ जाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद आता है हीट। क्या आता है? हीट तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3। पहली होती है टोटल हीट कैपेसिटी, इसको डिनोट करते हैं सी से। तो सी बराबर होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब देखो हमारे केमिस्ट्री में ऐसा डेल्टा बनाओ या ऐसा डेल्टा बनाओ, कोई भी परेशानी नहीं है, अपन को चेंज को बताता है ये। तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, और इसकी यूनिट होती है जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूंगा मोलर हीट कैपेसिटी की, तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है बताओ? मोलर हीट का मतलब है 1 मोल के लिए जितना भी चेंजेस होगा ना उसे ही बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो देखो इसमें क्या करते हैं अपन, C बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, अर्थात एन डेल्टा टी जूल मोल केल्विन इनवर्स, या इसको लिख सकते हैं जूल मोल इनवर्स डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। डिग्री सेंटीग्रेड में लेकिन अपन का जो टेम्परेचर की जो यूनिट है ना उसको केल्विन में भी अपन माप करते हैं। आगे बात समझ में। Cp निकालोगे, Cp निकलता है गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। Cv निकालोगे तो आर अपॉन गामा माइनस 1। ये याद रखना है आपको। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? जब कोई भी द्रव्यमान दे रखा हो एम डेल्टा टी, एस बराबर डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, इसकी यूनिट होती है जूल ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये कोई मास दे देगा आपको, बोलेगा 1 ग्राम की निकाल के बताओ, तो 1 ग्राम के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली जाती है, एस बराबर डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी। आगे बात समझ में। अब देखो जितने भी वर्क होते हैं, रिवर्सेबल वर्क होता है और एक होता है इरिवर्सेबल वर्क। तो रिवर्सेबल वर्क क्या होता है? इनफाइनाइट टाइम होगा, और इरिवर्सेबल वर्क फटाफट हो जाएगा। ठीक है, रिवर्सेबल का मतलब है कि धीरे धीरे हो रहा है वर्क। क्या हो रहा है? धीरे धीरे वर्क होगा। उसका फॉर्मूला आइसोथर्मल रिवर्सेबल का फॉर्मूला पूछे तो W बराबर एनआरटी ln V2 by V1। ठीक है, रिवर्सेबल एंड रिवर्सेबल आइसोकोरिक प्रोसेस में dV तो 0 हो जाता है, तो dB डी डेल्टा बी, देखो डी बी बराबर माइनस पी एक्सटर्नल आएगा तो डी बी बराबर क्या आ गया? 0 आ जाता है। रिवर्सेबल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा? W बराबर पी बी एफ माइनस बी आई। वी एफ का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इसे बोलते हैं B2 माइनस B1। एडियाबैटिक रिवर्सेबल एक्सपेंशन क्या होता है? T2 B2 गामा माइनस 1 T1 B1 गामा माइनस 1, अर्थात फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू होगा T1 B1 इनिशियल टेम्परेचर और वॉल्यूम इनटू गामा 1 माइनस 1। इस तरीके से निकाल सकते हो, ये इतना पूछा नहीं जाता है आपको। रिवर्सेबल वर्क पूछ लेता है एडियाबैटिक के लिए। क्या आता है? W बराबर P2 B2 माइनस P1 B1 अपॉन गामा माइनस 1। गामा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, रिवर्सेबल वर्क क्या होता है बताओ? P2 B2 माइनस P1 B1 गामा माइनस 1 NR T2। देखो मैंने बताया था PV बराबर क्या होता है? NRT। अब देखो बच्चों, अगर आपको R तो कांस्टेंट है बोलो, तो यदि P1 B1 दे रखा है, जैसे P1 B1 दे रखा है तो कई जगह आपको NRT1 भी दे सकता है, अर्थात डाटा ये देगा तो इससे ये भी कर सकते हैं अपन। तो यहां देखो अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम BF माइनस B1 है, अर्थात B2 अपॉन B1 है, तो प्रेशर की टर्म में P1 बाई P2 हो जाएगा ये, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के। इस तरीके से ये फॉर्मूले इंटर कन्वर्जन भी आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यदि आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या निकाल रहे हो? कांस्टेंट वॉल्यूम पर इंटरनल एनर्जी चेंज निकालोगे तो du बराबर dq b, तो du बराबर होता है ncv डेल्टा टी। ncv डेल्टा टी होता है, और जो ये तो हो गया क्या? u, और जो अगर आप निकालोगे h बराबर होता है ncp डेल्टा टी। क्या होता है? ncp डेल्टा टी, ये एंथैल्पी के लिए आता है। आगे बात समझ में, इसलिए आप इन फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो एंथैल्पी बराबर क्या होता है बताओ भैया? एंथैल्पी बराबर होता है H बराबर E प्लस पीवी। H बराबर
U प्लस पीवी, U से भी डिनोट करते हैं इंटरनल एनर्जी को और E से भी डिनोट करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। H बराबर E प्लस पीवी भी होता है, अर्थात इंटरनल एनर्जी को E से डिनोट भी करते हैं। एक आता है मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या होता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू R। R किसके लिए यूज होता है? ओनली R होता है गैस कांस्टेंट। क्या होता है? गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा एस यूनिवर्स बराबर होती है डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, और ये ग्रेटर देन हो सकती है 0 से 4 स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस अपने आप घटित होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। एंट्रोपी पूछ ले फिर, देखो इसमें तो आपको एक ही एंथैल्पी वाले फॉर्मूले में याद रखना, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी। एक फॉर्मूला तो यही यूज हो सकता है, या डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस एन जी आर डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। यदि आपको इंटरनल एनर्जी दे दे और मोल्स दे दे, जैसे मैंने कोई रिएक्शन बोल दी N2 प्लस 3H2 इन कन्वर्ट टू NH3 के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज इतना दे रखा है, आपको एंथैल्पी फाइंड करनी है 298 केल्विन पर, तो बच्चों याद किसको करोगे बताओ? इस फॉर्मूले को। आगे बात समझ में? जब टेम्परेचर का डिफरेंस दे रखा हो तो उसको यूज कर लेना, और यदि डिफरेंस नहीं दे रखा है तो सीधा टेम्परेचर रख देना, वहां से एंथैल्पी चेंज मिल जाएगा। आगे बात समझ में? इसके बाद बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, अर्थात आप जितने बिखरे हुए रहेंगे आपकी एंट्रोपी उतनी ही ज्यादा रहेगी, जितने आप व्यवस्थित रहोगे आपकी एंट्रोपी उतनी ही कम होगी, अर्थात यह बिखरापन को दिखाती है। अर्थात जो व्यक्ति जैसे नहाता नहीं है, बिल्कुल बाल खुले हुए हैं और राक्षस टाइप में, उसके लिए एंट्रोपी का मान ज्यादा होगा, लेकिन जो व्यक्ति नहा धो करके बढ़िया तैयार रह के रहता है उसकी एंट्रोपी होती है कम। आगे बात समझ में? ठीक है। एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम बराबर डी क्यू आर रिवर्सेबल अपॉन डी टी। ए और बी, ए से बी तक यहाँ इंटीग्रेशन कर दोगे इसका, तो स्टेट वन का मतलब है स्टेट 1 दे रखी है, स्टेट 2 दे रखी है, अर्थात इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की जो डी क्यू का आप वो करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ भैया? जैसे मेरे को n की पावर n का करना है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरीके से निकालते हैं इंटीग्रेशन। आगे बात समझ में? इतना नीट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रख सकते हो डेल्टा एस बराबर होता है डी क्यू बाई टी, तो आपको डी क्यू का मान देगा, टेम्परेचर देगा, तो उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा एस सिस्टम बराबर होता है एनसीवी एल एन टी टू बाई टी वन एन आर एल एन बी टू बाई बी वन। आगे बात समझ में? एल एन को लॉग में चेंज करना आना चाहिए, एल एन को लॉग में चेंज करोगे 2.303 से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। आगे बात समझ में? थर्ड लॉ क्या कहता है? The enthalpy of perfect crystal are pure elements compounds is 0, अर्थात जो परफेक्ट क्रिस्टल्स होते हैं ना उनके लिए क्या होता है बताओ? एंट्रोपी 0 होती है। आगे बात समझे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है बताओ? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री केल्विन होता है क्या? 0 डिग्री केल्विन नहीं होता, 0 केल्विन होता है। डिग्री हमेशा सेंटीग्रेड में लगता है या फारेनहाइट में लगता है, केल्विन में कभी भी डिग्री का यूज नहीं करते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, पढ़ के जाना है इसको, क्योंकि डेल्टा जी ही यहाँ इसका बप्पा है, पूरे चैप्टर का बप्पा है ये, क्योंकि डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो अगर आपको स्पॉन्टेनिटी देखनी है तो बच्चों याद रखना, यदि डेल्टा जी बराबर नेगेटिव आ गया तो प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस, यदि डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव आ गया तो प्रोसेस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस, यदि डेल्टा जी बराबर 0 आ गया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी नेगेटिव आ गया, अब कैसे आएगा बताओ? डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए जो डिसाइड करेगा वो सबसे ज्यादा या तो डेल्टा एच का मान मैक्सिमम नेगेटिव होना चाहिए, इससे ज्यादा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव ऐड हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव में आ जाएगा, या फिर टेम्परेचर के साथ में या डेल्टा एस के साथ में। अब ये आपको याद रखना है, डाटा रख रख करके देख लेना, जिससे डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा वही अपना प्रोसेस स्पॉन्टेनियस आ जाएगा। काफी बार स्पॉन्टेनिटी से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को आप याद रख लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद में फिजिकल चेंज, इसके बाद में स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, अर्थात डेल्टा जी के रिलेशन है कुछ जो आपको याद रखने हैं। किस किस के साथ में रिलेशन है? तो डेल्टा जी बराबर होता है 2.303 RT लॉग के, आपको पेपर में के इक्विलिब्रियम है ये,
एक के क्या है, इक्विलिब्रियम है। जब आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा उससे रिलेशन शो करता है। तो डेल्टा के की वैल्यू देगा तो डेल्टा जी निकाल सकते हो। एट इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी बराबर क्या आ जाता है जी, जीरो आ जाता है। इसके बाद में फ्री एनर्जी अगर दे रखी है तो कैसे निकालोगे, डेल्टा जी बराबर 2.303 एनआरटी लॉग 10 बी टू बाई बी वन, अर्थात डेल्टा जी और जो वर्क निकलता है रिवर्सेबल प्रोसेस में वो सेम ही निकलता है। डेल्टा जी फॉर्मेशन फॉर एलिमेंटल स्टेट में जीरो आती है। डेल्टा जी आप कैसे निकालोगे, डेल्टा जी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर लेना, उससे क्या निकल जाएगी, डेल्टा जी। अगर आपको पूछे सर डेल्टा एच कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। सर डेल्टा एच ऐसे निकालोगे, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। इस तरीके से भी आप डेल्टा एच फाइंड कर सकते हो। अगली बात समझ में। नेक्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन कैरी करेगी। थर्मोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आपको देखने वाला है। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या कहती है बताओ। थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है कि आपको यहाँ दो तीन तरीके की एनर्जी पढ़नी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ डिसोसिएशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो याद रखना जो भी डाटा दे रखा है 1 मोल के लिए, यदि 1 मोल कोई भी सब्सटेंस मेरे को बनाना है तो एंथैल्पी में जितना भी चेंजेस होगा उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। यदि कोई भी 1 मोल को अपने को डिसोसिएट करना है या जलाना है, कंबशन करना है, तो कंबशन की एंथैल्पी कहलाएगी। और यदि 1 मोल को न्यूट्रलाइज करना है तो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। ठीक है, यदि डेल्टा एच फॉर्मेशन फाइंड करनी है आपको तो देखो रिएक्शन क्या होती है, डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स। ठीक है, डेल्टा एच प्रोडक्ट्स ये आ जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है और नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये आप जानते हो। यदि डेल्टा एच बराबर पॉजिटिव आए तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यदि डेल्टा एच बराबर नेगेटिव आ जाए तो ये है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आगे बात समझ में। जब आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना हो, क्या निकालना हो, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो याद रखना पेपर में डाटा देगा हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, ये फॉर्मूला लगा देना। यदि डेल्टा एच कंबशन पूछे तो डेल्टा एच रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच प्रोडक्ट कर देना। ठीक है, ज्यादातर जो वैल्यू आएंगी वो नेगेटिव में आती हैं, तो पेपर में अगर दो वैल्यू आपको सेम मिल रही हैं तो याद रखना 99% अगर डाटा भी निकल गया आपसे तो नेगेटिव वाला आंसर टिक करके आ जाना, वो आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंट किरचॉफ इक्वेशन क्या होती है, सीधी सीधी कई बार पेपर में पूछ लेता है किरचॉफ इक्वेशन क्या है भैया। तो किरचॉफ इक्वेशन कहां यूज होती है बताओ। यदि आपको कोई एंथैल्पी चेंज दे रखा है तो देखो डेल्टा H2 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा Cp T2 माइनस T1, वेयर डेल्टा Cp एंड Cp प्रोडक्ट्स ये रिएक्टेंट्स की हैं। Cp का मतलब क्या होता है, ये जो एंथैल्पी चेंज है Cp के द्वारा शो करते हैं इसको। ठीक है, तो इसके लिए अगर 4 कांस्टेंट वॉल्यूम पर पूछे, वॉल्यूम पर ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, 4 कांस्टेंट प्रेशर, इसकी बात करेगा ये प्रेशर की। और वॉल्यूम की बात कौन करता है, इंटरनल एनर्जी करती है जी। इंटरनल एनर्जी के लिए डेल्टा E2 बराबर डेल्टा E1 डेल्टा Cv बाई dt, डेल्टा Cv डॉट इंटू dt, अर्थात इससे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया था, प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट कर लेना। और एस्टिमेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी पूछे, बॉन्ड एंथैल्पी भी कैसे निकालते बताओ, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, क्या निकालते हैं, रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट, अर्थात हीट ऑफ फॉर्मेशन में ही प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, बाकी जितनी भी एंथैल्पीज दे रखी हैं उसमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है। आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको क्या करना है, जो भी आंसर आपको नेगेटिव में दे रखा है उसको ही आप टिक करके आओगे यदि निकालना नहीं आता है तो। ठीक है जी, चलें आगे। अब है केमिकल इक्विलिब्रियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 क्वेश्चन कैरी करता है। 2 क्वेश्चन नहीं, ये 1 क्वेश्चन लेके आएगा आपके पेपर में। एक क्वेश्चन तो फिक्स है यहां थे, एक क्वेश्चन अर्थात 4 मार्क्स का चैप्टर है ये, 4 मार्क्स का चैप्टर है, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या होता है देखो, इसमें क्या होता है देखो,
याद रखना इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जीवन भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस। यदि जीवन में किसी प्रकार की कोई घटनाएं घट रही हैं, यदि आप उस टाइम पर बैलेंस कर जाते हो अपने आप को, तो वही है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम यह कहता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की यदि दर है वो समान हो जाएगी, उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। अर्थात रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट से जितना प्रोडक्ट बन रहा है और प्रोडक्ट से उतना ही रिएक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाए, अर्थात यो चलो यो चलो यो चलो यो चलो, अब पता ही नहीं पड़ रहा किधर जाना है, उसे ही कहेंगे अपन इक्विलिब्रियम। अर्थात इक्विलिब्रियम किसको शो करता है, बताओ, बैलेंस को। किसको शो करता है, बैलेंस को। अर्थात रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएंगी, उसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती है, इक्वल हो जाती है और अपने को दिखाई नहीं देती, लेकिन प्रोसेस चलता रहता है वो, ठीक है। डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो। आपको पूछेगा इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन कौन सी है, तो डेल्टा जी जीरो होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्टेंट रेट ऑफ प्रोडक्ट बराबर होनी चाहिए और कंसंट्रेशन का चेंजेस भी क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, वही क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। तीन ऑप्शन ये दे रखे, एक ऑप्शन और दे देगा कोई भी। 4 नंबर में पूछ सकता है ये, अगर मन करेगा तो ठीक है जी, कोई बात नहीं है। अब देखो मेन जो क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का वो है केसी का। किसका है सर, केसी का। तो आपको याद रखना है रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो देखो याद रख लेना, केपी बराबर आता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन याद रख लेना। हर बार नीट एक क्वेश्चन यहीं से उठा के पटक देता है साथ के साथ में, ठीक है। अब देखो याद रख लेना, यदि डेल्टा एन जी अदर आ जाए पॉजिटिव तो केपी ग्रेटर देन होगा केपी केसी से। यदि डेल्टा एन जी आ जाए नेगेटिव तो केसी ग्रेटर देन हो जाएगा केपी से। यदि डेल्टा एन जी बराबर आ जाए जीरो तो केपी बराबर आ जाएगा केसी के। रिएक्शन बता दूं क्या, तो देखो बच्चों N2 प्लस 3H2 एन कन्वर्ट टू NH3 2NH3। तो देखो यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 4 और 2 तो माइनस का 2 आएगा, तो याद रख लेना यहाँ कौन आएगा ज्यादा, केसी आने वाला है। इसके बाद में PCl5 एंड कन्वर्ट PCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो बताओ 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो यहाँ क्या पॉजिटिव आएगा, केपी ज्यादा आ जाएगा। इसके बाद में H2 प्लस I2 एन कन्वर्ट टू HI, तो 2HI में यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो ये आ जाएगा 0। तो इसलिए इनके जो एग्जांपल्स है ना वो भी फिक्स ही हैं। आपको केपी और केसी का रिलेशन पूछ लेता है किसमें केपी ज्यादा है, तो याद रख लेना डेल्टा एनजी निकाल लेना, जिसके लिए डेल्टा एनजी पॉजिटिव आ जाएगा उसके लिए केपी ज्यादा आएगा, और जिसके लिए डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आएगी उसके लिए क्या होगा बताओ, केसी की वैल्यू क्या आने वाली है, ज्यादा आने वाली है। आगे बात समझ में, यही याद रखना है आपको, ठीक है जी। कोई परेशानी दिक्कत समस्या हो तो बताओ। नेक्स्ट, अब देखो मैंने लिया रिएक्शन AA प्लस BB एंड कन्वर्ट CC प्लस DD। ये कोई रिएक्शन दे रखी है सर, ये कोई रिएक्शन दे रखी है, तो मेरे को पता है कि KC बराबर मेरे को निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैपिटल C की पावर C, एक स्टोइकोमेट्री कहां चली जाती है, कोएफिशिएंट ऊपर चले जाता है सर के ऊपर, और D की पावर D डिवाइड बाई A की पावर A और B की पावर B, यही निकलेगा केसी। केसी इस तरीके से निकालते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन इसी की तरह एक होता है क्यूसी। क्या होता है, क्यूसी। क्यूसी भी सेम टू सेम ऐसे ही निकालते हैं। क्यूसी और केसी इन दोनों में क्या है, बहुत अच्छा रिलेशन है। क्या होगा जी सर, बहुत अच्छा रिलेशन है क्यूसी और केसी में। क्या रिलेशन है बताओ, क्यूसी को बोलते हैं रिएक्शन क्यूसेंट, रिएक्शन क्यूसेंट, और इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो याद रखना है बच्चों, क्या याद रखना है, यदि इन दोनों का रिलेशन में जानूं तो रिलेशन के लिए पिछली बार नीट 2024 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, देखो यदि केसी बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यदि केसी बड़ा हो जाएगा क्यूसी से, केसी बड़ा हो गया क्यूसी से, तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, अर्थात केसी की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो देखो केसी की वैल्यू कब बढ़ सकती है बताओ,
यदि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा, तो देखो बच्चों आपने पढ़ा था केसी बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की है, तो देखो केसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के। यदि रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो बताओ रिएक्शन होगी क्या? नहीं होगी। लेकिन प्रोडक्ट अच्छा बन जाएगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा तो केसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो केसी की वैल्यू, अब आपको क्यूसी की जो वैल्यू है ये प्रैक्टिकल है, क्यूसी की वैल्यू प्रैक्टिकल आपको पेपर में देगा, क्यूसी इतना आ रहा है इसका, केसी आपको फाइंड करना है। तो बच्चों याद रखना, यदि केसी की वैल्यू क्यूसी से ज्यादा आ रही है तो रिएक्शन होगी फॉरवर्ड, यदि क्यूसी की वैल्यू केसी से आ रही है ज्यादा क्यूसी की तो बैकवर्ड, और यदि दोनों बराबर में तो क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम। पिछली बार 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है इस पर, ठीक है। नेक्स्ट ये मैंने बता दिया केपी बराबर केसी बराबर क्या होता है? केपी बराबर केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एनजी। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। यदि केसी ग्रेटर देन आएगा क्यूसी से तो रिएक्शन क्या जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी, और यदि केसी से ज्यादा आ जाएगा क्यूसी तो बैकवर्ड, और यदि केसी बराबर आ जाएगा केपी के तो रिएक्शन क्या आ जाएगी? इक्विलिब्रियम में। ये याद रखना है आपको, दो डाटा है। इसके बाद में नेक्स्ट डाटा और क्या बनता है इससे, तो समझोगे नेक्स्ट डाटा क्या कहता है। यदि जैसे मैंने बताया, यदि रिएक्शन ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, ठीक है। अब मैं सेकंड रिएक्शन लेता हूं, ए से बन रहा है बी, इसमें लिख दिया बी से बन रहा है ए। यदि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/k हो जाएगा। अर्थात रिएक्शन को यदि रिवर्स कर रहे हो, यदि रिएक्शन को क्या कर रहे हो? रिवर्स कर रहे हो, तो क्या होगा जी? जो कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। सेकंड, जैसे इसका मैंने बोला ए से बी बन रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है, बी से ए से सी बन रहा है। यदि मैंने इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, रिएक्शन को क्या कर दिया? दोगुना कर दिया, तो कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? बताओ, दोगुना हो जाएगा, अर्थात स्क्वायर में चला जाएगा। यदि मैंने रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया? रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, तो समझ लो बच्चों, पहले मैंने किया रिवर्स किया तो 1/k हो जाएगा। यदि मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई में क्या होगा? बताओ बच्चों, मल्टीप्लाई में क्या होगा? यदि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, 3 से किया है तो k का क्यूब हो जाएगा। यदि मैंने रिएक्शन को ऐड कर दिया, तो k1 इंटू k2 हो जाएगा। अर्थात जो भी कांस्टेंट दे रखे हैं वो मल्टीप्लाई होते हुए चले जाएंगे। ये 3 डाटा याद रखना है। आपको पूछेगा कोई रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 इन कन्वर्ट 2NH3, ये कोई रिएक्शन दे रखी है। अब उसने क्या किया? रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद में k पूछ लेगा आपको, तो पहला k दे रखा है ना, उसका रिवर्स कर देना बच्चों, ठीक है। उससे क्या निकाल लोगे आप? बोलो, क्या निकाल सकते हो? निकाल लोगे? ये रिलेशन याद रखना है इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट, वेरिएशन विद टेम्परेचर, वेरिएशन विद टेम्परेचर ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो याद रखना log K2/K1 डेल्टा H 2.303 R 1/T1 - 1/T2, ये रिलेशन डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन देखो, यदि डेल्टा H पॉजिटिव है, डेल्टा H पॉजिटिव है तो इसे एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। एंडोथर्मिक प्रोसेस में के इक्विलिब्रियम को बढ़ाओगे आप, किसको बढ़ाओगे? के इक्विलिब्रियम को बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, तो वो बढ़ जाएगा। अर्थात के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा कब? जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे। और यदि एक्सोथर्मिक रिएक्शन दे रखी है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H होता है नेगेटिव, और यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ना तो क्या होगा? कि इक्विलिब्रियम कम हो जाता है। आगे बात समझ में? ठीक है जी। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा बराबर d - d अपॉन n - 1 इंटू डी mt m0, अर्थात थ्योरेटिकल ऑब्जर्व n - 1 ऑब्जर्व। ये फॉर्मूला ये याद रख लेना आप, ठीक है। मैक्सिमम जो ग्राफ पूछा जाता है के इक्विलिब्रियम का, एक्सोथर्मिक के लिए आता है ऐसा क्योंकि 1/t के मध्य है, और एंडोथर्मिक के लिए आता है ऐसा नीचे घटता हुआ, क्योंकि
इन ग्राफों को याद कर लेना, 1/t के मध्य नहीं है, t के मध्य होते हैं तो सीधे चले जाते, लेकिन किसके मध्य है, 1/t के मध्य। जो वैल्यू t की वैल्यू को बढ़ाऊंगा ना तो 1/t क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दोनों ग्राफ याद कर लेना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है काफी बार नहीं पूछा जाता, लेकिन याद कर लेना। क्या कहता है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल? ली चार्टेलियर प्रिंसिपल कहता है कि यदि आप रिएक्टेंट की मात्रा को बढ़ा रहे हो तो जो इक्विलिब्रियम है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यदि प्रोडक्ट की मात्रा को बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यही कहता है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, ठीक है। कंसंट्रेशन बताओ, रिएक्टेंट की यदि कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट की साइड शिफ्ट हो जाएगा। यदि आप प्रोडक्ट की इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। यदि आप रिएक्टेंट की मात्रा को इंक्रीज कर रहे हो तो प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यदि प्रोडक्ट की मात्रा को इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है सर, वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, यदि डेल्टा एन लेस देन 0 है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, और डेल्टा एन 0 है तो ये कहीं भी शिफ्ट नहीं होगा। यही याद रखना है वॉल्यूम में। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या पड़ेगा सर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रेशर आप जब बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ भैया। तो देखो, if the pressure increase at equilibrium then the reaction will try decrease to pressure, hence it will shift the direction of which less number of moles। अर्थात यदि आपने प्रेशर को बढ़ाया है तो प्रेशर बढ़ाने के साथ में इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां मोल्स की संख्या क्या है, कम रहने वाली है, ठीक है जी। इनर्ट गैस का क्या इफेक्ट पड़ता है, इनर्ट गैस का फर्क पड़ता है, डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 तो फॉरवर्ड डायरेक्शन चला जाएगा, डेल्टा एन कम हो तो बैकवर्ड में चला जाएगा, और डेल्टा एन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट तो आपको मैंने अभी बता ही दिया है, तो और भी समझ लो। यदि एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम हो जाती है। 5-7 पॉइंट है, याद कर लेना, ठीक है जी। कुछ रिएक्शन थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट 2.303 RT log 10 क्यू। क्यू का मतलब होता है रिएक्शन क्यूसेंट। मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि के इक्विलिब्रियम के साथ में क्या रिएक्शन है। अगर आपको पेपर में डेल्टा जी नॉट की वैल्यू देगा 2.303, आर की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू आपको फाइंड करनी है तो जूल में पूछे तो जूल में, लीटर एटीएम में तो लीटर एटीएम में, टेम्परेचर दे देगा उससे निकाल सकते हो। बॉन्ड ऑफ इक्वेशन क्या है, log K2/K1, ये आ गई, ठीक है, याद कर सकते हो। अब बात करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम में आपको बस याद रखना है, पीएच के फॉर्मूले याद रखने हैं। किसके फॉर्मूले याद रखने हैं, पीएच के। जैसे मैं बात करूं कि आयोनिक इक्विलिब्रियम को कैसे पढ़ा जाता है तो समझो। आयोनिक इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम में देखो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ये कहता है, जैसे मैंने सर क्या किया, CH3 COOH का क्या किया, डिसोसिएशन किया, तो CH3 COO माइनस प्लस H प्लस में जाएगा। ये बोलो, यदि T बराबर 0 पर इसकी कंसंट्रेशन है C और इसकी है 0, क्योंकि T पर जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। मैंने कहा T बराबर इक्विलिब्रियम पर यहां से कम हो गया C माइनस C अल्फा, तो यहां क्या बन गया C अल्फा, यहां भी क्या बन गया C अल्फा। अब मेरे को निकालना है K बराबर होता है भैया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या होता है रिएक्टेंट, बताओ, कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO माइनस और H प्लस डिवाइड बाई CH3 COOH, ठीक है। अब देखो CH3 COO माइनस कंसंट्रेशन क्या है C अल्फा इंटू C अल्फा, और ये क्या है C माइनस C अल्फा। C को मैंने कॉमन ले लिया नीचे से तो ऊपर से कट गया, तो K बराबर क्या आ गया बताओ भैया, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब काफी क्वेश्चंस में अगर याद रखना 1 माइनस अल्फा को नेगलेक्ट मान लेते हैं, तो K बराबर किसके आ रहा है, C अल्फा के। तो मेरे को निकालना है बच्चों C, देखो इसको नेगलेक्ट मान लेते हैं अपन, क्योंकि नीट के जो पेपर है ना इसमें अल्फा की वैल्यू बहुत कम आती है, 0.7। अब 0.7 1 से तो बहुत कम है ना, तो 0.03 आएगा, 3 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं तो अपन क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो देखो K बराबर क्या आ गया, C अल्फा के। अब मैं बता रहा हूं K बराबर किसके आ गया, C अल्फा की।
तो सी अल्फा के आते ही क्या करेंगे अपन, अब समझेंगे क्या क्या फाइंड कर सकता है अपने से। तो समझो बच्चों, देखो के बराबर आ गया सी अल्फा स्क्वायर, ये आया, ठीक है जी। अगर मेरे को चाहिए अल्फा, अल्फा बराबर आ गया के बाई सी का रूट, ठीक है। अगर मेरे को चाहिए सी, सी चाहिएगा तो अल्फा स्क्वायर बाई या के अपॉन अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस तरीके से सी निकाल सकते हो। आगे बात समझे, लेकिन बच्चों पेपर में सी तो मिलेगा ही आपको। तो अल्फा बराबर के बाई सी का रूट, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। यदि मेरे को कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए तो क्या आएगी बताओ बच्चों, सी अल्फा आ जाएगी। अर्थात अल्फा और सी का अगर मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस से पीएच निकाल लेना, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, ये आ जाता है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, पीएच निकाल सकते हो, ठीक है। ठीक है जी, कोई परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, यही मैंने आपको बता दिया अभी, यदि बेस दे रखा है, कोई बेस टूटेगा तो के भी आ जाएगा, और एसिड के लिए के आ जाएगा, सेम टू सेम डिट्टो वही मामला चल रहा है, ठीक है। अब एसिडिटी ऑफ पीएच स्केल, पीएच स्केल में देखो माइनस लॉग H प्लस ये होता है, लॉग H प्लस H 10 टू पावर माइनस, यदि मेरे को H प्लस निकालना है 10 टू पावर माइनस पीएच निकाल लेंगे, OH निकालना 10 टू पावर माइनस पीओएच निकाल लेंगे, के निकालना है तो ये। इसका कहने का मतलब क्या है बताओ, कहने का मतलब क्या है भैया, यदि आपको दे दे पीके, पीके बराबर होता है माइनस के के, पीके बी बराबर होता है माइनस के बी के, और पीएच माइनस लॉग H प्लस, ठीक है। इसमें लॉग भी लगा हुआ है आगे, पीके बी क्या होता है माइनस लॉग के ए, ये होता है माइनस लॉग के बी, पीएच क्या होता है माइनस लॉग H प्लस। इस तरीके से फॉर्मूले याद रख लेना, ठीक है जी, कोई परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट है जो यूज होता है इसमें। तो देखो वाटर के लिए आपको याद रखना पीएच 7 होता है, यदि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक हो जाएगा, ये पता है आप लोगों को। कंसंट्रेशन 55.55 आती है, कैसे आती है काफी बार बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं, याद रख लेना। देखो कंसंट्रेशन 1000 डिवाइड बाई 18 करोगे ना तो आपको मिल जाएगी 55.55, ये कंसंट्रेशन वाटर के लिए निकाली गई है, ये तो याद होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ये याद कर लोगे। यदि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछेगा तो याद रखना बच्चों, काफी बार पेपर में सीधा डाटा पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, सीधा डाटा। यदि आपको रूम टेम्परेचर में दे रखा है तो इतना आ जाएगा 1 पॉइंट, देखो इसका निकालोगे अल्फा तो 10 टू 7 55.55, तो ये सोल्व करने के बाद 18 इंटू 10 टू 10 आ जाएगा, 1.8 इंटू 10 टू 7 आ जाएगा, परसेंट हटा देना यहाँ से, ठीक है। एब्सोल्यूट पूछना है तो 1.8 इंटू 10 टू 16 आता है, लेकिन टेम्परेचर जब बढ़ाओगे आप तो ये कम होता हुआ चला जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट याद रखना है वाटर का कितना होता है, के और केवी का मान, केडब्ल्यू कितना होता है 1.8 इंटू 10 टू 16। अब आपको पूछा जाता है नेक्स्ट, देखो पीके भी लॉग इतना आ गया तो 15.74 आ गया इसका, के इंटू केवी का मान बराबर केडब्ल्यू के, पीके प्लस पीकेवी बराबर पीकेडब्ल्यू 14 होता है पानी का 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे ना तो एक कम होता हुआ चला जाता, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में बढ़ जाता है और टेम्परेचर कम करने के साथ में कम हो जाता है। आगे बात समझ में। और इसके बाद में जो अपने को याद रखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, क्या याद रखना है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टेबल है ना, ये समझ लो यहां से एक क्वेश्चन आपको छप गया, पेपर में क्या हो गया, छप गया। देखो वीक एसिड दे रखा हो या स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मैंने ले लिया CH3COOH, वीक बेस है भैया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है NaOH, इनको मिला दो तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल CH3COONA बनेगा, CH3COONA। तो देखो अब यहाँ किसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो यहाँ होता है एनायनिक पार्ट का, क्योंकि बेस है ना तो बेस का होगा, एनायनिक पार्ट का होगा। इसका केच निकालोगे तो KW अपॉन के, जो वीक होगा ना उससे डिवाइड कर दोगे। इसके बाद में H निकालना है तो KW बाई के रूट Ka/C, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यदि देखो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है तो 7 प्लस हाफ पीके प्लस हाफ लॉग सी, अर्थात ये सबको जोड़ोगे ना तो 7 से ग्रेटर देन आनी चाहिए पीएच,
पीएच क्या आनी चाहिए, पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी तभी बेस का नेचर शो होगा इसमें। तो याद रख लेना पीके प्लस हाफ लॉग सी, पेपर में क्या होगा पीके की वैल्यू दे देगा, लॉग सी की वैल्यू दे देगा, साथ याद रख लेना पीएच फाइंड करवा लेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे मैंने ले लिया HCl और बी बेस ले लिया NH4OH, ठीक है। यहाँ कैटायनिक पार्ट का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, KW बाई KB। अब देखो बी के ना वो डिसाइड करेगा, तो KB KW बाई KB इंटू सी 7 माइनस PKB, अर्थात पीएच क्या आना चाहिए 7 से कम आना चाहिए, जब जाकर के ये काम करने वाला है। इसके बाद में बीक एसिड बीक बेस, तो बोथ K अपॉन KB, तो K इंटू PK 7 प्लस PK माइनस PKB, ये याद रखना माइनस लगा हुआ है यहाँ पीएच 7 के बराबर आएगी। अच्छा पीके जितना ऐड करोगे पीके भी उतना ही कम हो जाएगा, इसका पीएच 7 के बराबर आता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा यहां से, गारंटी है इस बार पेपर में, ठीक है। कर लेंगे इस काम को, ओके जी। K1 एम KH2 K3 KW के बराबर आता है, ठीक है, याद रख लेंगे इसको। इंडिकेटर, इंडिकेटर याद रख लेना, फेनोल्फथालीन यूज होता है बेस के लिए, मिथाइल ऑरेंज यूज होता है अपना बोलो एसिड के लिए, ठीक है, यही याद रखना है बस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं कल बता चुका हूं आपको, उस वीडियो को जाकर के देख लें, कंप्लीट वीडियो पढ़ा है, ठीक है, इसको नहीं बताएंगे अपन। अब देखो सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन एंड इट्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सॉल्यूशन में बच्चों याद रखना एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहां से, क्योंकि एक कंसंट्रेशन टर्म से और दूसरा पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। दूसरा क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। तो याद रख लेना, देखो इसमें जो काम की बात है वही यही है। देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है बताओ बच्चों, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है उन्हें बोलते हैं आइसोटोनिक। इसके बाद में यदि किसी का देखो समझो इस बात को, आइसोटोनिक का मतलब है पाई ए बराबर होगा पाई 2 के, पाई 1 बराबर पाई 2 होगा। यदि मैं कहूं बच्चों पाई 1 ग्रेटर देन है पाई 2 से, तो ये हो गया हाइपरटोनिक, क्या हो गया हाइपरटोनिक, और ये हो गया हाइपोटोनिक, क्या हो गया हाइपोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, इनके लिए देखो यहां बराबर होता है पाई बी बराबर NRT, क्या होता है NRT। यदि टेम्परेचर सेम देते तो ये इसको काट देना, काट देना, एन अलग अलग हो सकता है W अपॉन MW, और यदि वॉल्यूम भी सेम दे रखा तो ये भी हट जाएगा। तो देखो पाई 1 बराबर पाई 2, तो यहां बॉन्ड ऑफ फैक्टर I इंटू W1 अपॉन MW1 और I2 इंटू W2 अपॉन M2, ये इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। अगली बात समझ में। इसके बाद में देखो बांटा फैक्टर में आपको याद रखना है, वैसे तो क्वेश्चन आज तक पूछे नहीं गए लेकिन याद रखना है एक बात, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पढ़ना होता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
देखो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला है नॉर्मल, लेकिन आपको यूज करना होता है आई, आई को बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अब आई यदि आपको डिसोसिएशन दे रखा है, डिसोसिएशन दे रखा है तो देखो डिसोसिएशन के लिए जो आई होता है ये बराबर होता है आई बराबर 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा के। ठीक है, एन की वैल्यू जितने में टूटेगा ना वही होती है एन की वैल्यू। तो ज्यादातर क्वेश्चन में आज तक जो पूछा गया है आपको वो पूछा गया है जैसे NH2 CONH2 C6H बार है O6 C बार है H22 O11, अर्थात इनके लिए जो एन की वैल्यू आती है ना 1 आती है, इसलिए आई पर इतना इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखना यदि एन बराबर 2 फाइंड करना है, जैसे मैंने कहा NaCl है तो NaCl 2 आयनों में टूटेगा। यदि n बराबर 3 की बात करूं तो AlCl3 जैसे मैंने दे दिया तो n बराबर 4 आ रहा है, इसके लिए n बराबर कितना आ रहा है 4। मैंने दे दिया BaCl2, BaCl2 Ba प्लस 2Cl माइनस टूटेगा तो इसके लिए 3 आएगा। इस तरीके जितने आयनों में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट टूटता है वही इसका n होता है। n की वैल्यू को यहां पुट कर देना, वहां से I निकल जाएगा आपका, और आपको अल्फा की वैल्यू देगा। यदि 70% दे रखा है तो 70 रख देना, यदि 60% दे रखा है 60 रख देना। तो यहां जैसे 70% दिया, एक क्वेश्चन करके बताता हूं, जैसे I बराबर 1 प्लस, जैसे मैंने BaCl2 ले लिया, BaCl2 के लिए 3 माइनस 1 इंटू 70% दे रखा है तो 70/100। ठीक है, 1 प्लस 2 इंटू 70/100 तो ये 0.7 आ गया। तो देखो 0.7 तो 1 प्लस 1.4 तो ये आ गया 2.4। कितना आ गया 2.4। अब 2.4 आई की वैल्यू यहाँ आपको रखनी पड़ेगी तब जाकर के आंसर निकलने वाला है। लेकिन ज्यादातर केस में आपको पेपर में देता ही क्या है NH2CONH2 ग्लूकोज बेंजीन, इन सभी के आई की वैल्यू 1 आती है, इसलिए आपको क्वेश्चन में कभी भी आई का पता नहीं पड़ता। लेकिन जिस बार भी क्वेश्चन में आई की वैल्यू का पता पड़ेगा तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, याद रख लेना इस बात को। यदि आपको दे रखा हो एसोसिएशन, क्या दे रखा हो एसोसिएशन, जो डिसोसिएशन के साथ एसोसिएशन भी होता है। एसोसिएशन का मतलब है जैसे CH3COOH, इससे बन गया CH3COOH का होल 2, तो मोलिकुलर वेट यहाँ 60 है और यहां हो गया 120। तो आप यदि निकालोगे तो I बराबर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अल्फा, ये फॉर्मूला यूज करोगे एसोसिएशन के लिए। और I बराबर होता क्या है पता है, नॉर्मल मास अपॉन एब नॉर्मल, या I बराबर ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड, I बराबर आफ्टर डिसोसिएशन मोल, आफ्टर डिसोसिएशन या बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन बोलूं या डिसोसिएशन बोलूं, और आफ्टर डिसोसिएशन बोलूं या एसोसिएशन बोलूं। अर्थात जैसे पहले मोल थे 5, पहले 5 थे, बाद में हो गए 10, तो आई की वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से भी आई की वैल्यू क्या कर सकते हो अपन फाइंड कर सकते हैं। आई बस में ये आई का फॉर्मूला होता है, बता दूं, ठीक है जी। अब देखो ये हो गया, दूसरा है इसमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये होता है डेल्टा टीबी बराबर आई इंटू के बी इंटू एम, स्मॉल एम यहाँ मोलिलिटी है भैया, मोलिलिटी है। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, काफी बार पूछ लेता है, डेल्टा टीबी बराबर टीबी नॉट माइनस टीबी, ये होता है। यदि पेपर में टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी बराबर होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। यदि पेपर में नहीं दे रखा है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान करके करोगे। उसके बाद आता है थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, और इसके सामने भी आई है। ठीक है, डेल्टा टी एफ बराबर होता है भैया टी नॉट एफ माइनस टी एफ। यदि कुछ नहीं दे रखा है तो इसको मानोगे 0। इसके बाद आता है फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होता है पाई बी बराबर आई इंटू एन इंटू आर इंटू टी। टी टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, एन मोल है, आई बराबर बॉन्ड ऑफ फैक्टर है, बी वॉल्यूम है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है।
आगे बात समझ, 4 फॉर्मूले, इनसे अगर आएगा क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आगे बात समझ में, 4 फॉर्मूले यदि याद कर लोगे तो एक क्वेश्चन कर जाओगे आप। बोलो भाई बोलो, किसी कोई परेशानी? नेक्स्ट ये हो गया, देखो एक्चुअल, एक्सपेरिमेंट की जगह आएगा नॉर्मल, ये नॉर्मल आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो ये मैं निकालना सिखा दिया, 1 माइनस ये 1 - 1 अल्फा। ठीक है, इसके बाद ये फॉर्मूले बता दिए सारे, याद रखना है आपको। ठीक है, एक रिलेशन याद रखना है, राउल्स लॉ। किसका याद रखना है? राउल्स लॉ का। राउल्स लॉ क्या कहता है? तो देखो, यदि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट रखा है तो पी एस बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए यहाँ है सॉल्वेंट। ये तो करते हैं बात नॉन वोलेटाइल, अर्थात नॉन वोलेटाइल कोई होगा तो उसके लिए यदि आपने वोलेटाइल ही डाल दिया, क्या डाल दिया? वोलेटाइल, तो क्या होगा? पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप जानते हो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है 1 के बराबर। एक्स ए बराबर हो गया 1 माइनस एक्स बी, वैल्यू पुट कर दो भैया एक्स ए की जगह, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये आ गया। मैंने पी नॉट ए और यहां से कॉमन ले लिया भैया एक्स बी, तो आ गया पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। इस पर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, ये याद रख लेना, रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन याद होना चाहिए। ठीक है जी, यदि आपको वेपर फेज में पूछे तो पी एस बराबर, जैसे मेरे को पूछे पी ए, तो पी ए बराबर होगा बाई ए पी टोटल के। यदि मेरे को पी बी पूछे तो बाई बी पी टोटल के। अगर मेरे को बाई ए पूछेगा तो पी ए अपॉन पी टोटल, अगर मेरे को बाई बी पूछेगा तो पी बी अपॉन बाई टोटल। आगे कहानी समझ में? बोलो भाई बोलो, इस तरीके से अपन ये निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का हम बात करेंगे ग्राफिकल आदर्श सॉल्यूशन और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात। आइडियल में देखो इस तरीके से आता है ग्राफ, सीधा सीधा। यदि पॉजिटिव डेविएशन वाला है, क्या है जी? पॉजिटिव डेविएशन वाला है, तो पॉजिटिव ऐसे आएगा इस तरीके से, और यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ग्राफ नीचे होकर जाता है इस तरीके से। आगे बात समझ में? इसके बाद में आपको याद रखना है, आइडियल में देखो ए इंटरेक्शन बराबर होगी, ए और बी भी ए बी के बराबर होंगी, लेकिन इसमें अंतर आता है। इसके लिए आइडियल नॉन आइडियल के लिए यदि कहानी याद रखनी है आपको, क्या याद रखोगे बताओ बच्चों? इन सभी के लिए डेल्टा जी होता है नेगेटिव, और जो डेल्टा एस होता है ये होता है पॉजिटिव। बस यही कहानी याद रखनी है। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, ये याद रखना है आपको। आगे कहानी समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट की। ये ग्राफ मैंने बता दिया अभी, ठीक है जी। सोलर स्टेट ये है नहीं सिलेबस में। केमिकल काइनेटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 2 क्वेश्चन लेगा ये, कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से क्या होंगे, पूछे जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स ये बताता है रिएक्शन कितने टाइम में होगी। तो देखो समय के साथ में रिएक्टेंट क्या होता है, कम होता चला जाता है और प्रोडक्ट बढ़ता हुआ जाता है, तो इसलिए इनके ग्राफ इस तरीके के आते हैं। आगे बात समझ में? कभी भी याद रखना है, यदि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, क्या दे रखी है, कोई रिएक्शन दे रखी है, जैसे ए आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, ये बन रहा है जी, ये बन रहा है। तो आपको पूछेगा कि आपको इसके रेट ऑफ रिएक्शन लिख के बताओ भैया। तो याद रखना, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम में करते हैं अपन तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और जो स्टोइकियोमेट्री है वो सर पर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, पैरों में आते हैं वो। तो देखो 1 माइनस ए डी ए बाई डी टी, ये कंसंट्रेशन हो गई बराबर 1 माइनस बी
डीवी बाई डी टी 1 प्लस सी 1/c डी सी बाई डी टी बराबर 1 बाई डी 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 बाई डी टी। ये आ गया। ये क्या आ गई, इसकी रेट आ गई। ठीक है, रिएक्टेंट समय के साथ कम होते हैं तो नेगेटिव साइन से शो करते हैं, और प्रोडक्ट समय के साथ बढ़ते हैं इनको पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर मेरे को एवरेज रेट निकालनी है, एवरेज रेट क्या होती है, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, अर्थात प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो ना, या ऐसा नहीं दे रखा हो तो टाइम देगा आपको, कि जैसे t बराबर 0 पर दे रखा है 2m, t बराबर 5 पर दे रखा है 5m, तो आपको पूछेगा ये, तो 5 माइनस 2 माइनस बटे 5, तो 3/5 आ जाएगा। लेकिन ये आएगा प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट समय के साथ में बढ़ेगा, लेकिन रिएक्टेंट में ये कहानी बदल जाएगी। रिएक्टेंट में t बराबर 2 पर 2m दे रखा है 0 पर, और t बराबर 5 मिनट पे दे रखा है 1m, तो 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 5, तो अब ये माइनस 1/5 आएगा, लेकिन 1 माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि समय के साथ में रिएक्टेंट कम हो रहा है, इसको शो करता है ये। ठीक है, इस तरीके से आप रेट लिख सकते हो, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। देखो रिएक्टेंट के आगे माइनस लगा हुआ है, प्रोडक्ट के आगे प्लस लगा हुआ है, समय के साथ में रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है जी। इसके बाद में आती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बताओ? देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए याद रखना है आपको, T बराबर एक्स बाई टी, K बराबर एक्स बाई टी। ठीक है, इस तरीके से देखो, कहां गया, ये रहा रेट, K बराबर सी नोट माइनस सी टी अपॉन टी, और सी टी और सी किसके बराबर है, के टी के बराबर है। ठीक है, तो इससे लिख सकते हैं, अगर मेरे को हाफ टाइम पीरियड चाहिए, टी हाफ बराबर सी नोट बाई 2k, तो टी हाफ किसके बराबर आ गया, सी नोट के, तो फिर आप पूछेगा ना जीरो ऑर्डर का, तो इस तरीके से आने वाला है। ठीक है जी। इसके बाद में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पूछ याद रख लेना, टी बराबर 2.303 के लॉग ए अपॉन ए माइनस ए। ये देखो ए बराबर टी बराबर 0 पर है, और ये है टाइम गुजरने के बाद में। जैसे यहां मैंने 100 लिया और इसने कहा 70 रह गया, तो कितना खत्म हो गया, 30 हो गया, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 30, तो ये कितना आ गया, 70 आ जाएगा। आगे बात समझ में? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। हाफ पीरियड का कितना होता है बताओ, टी हाफ बराबर 0.693 बाई के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन लेकर के आएगी, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। ठीक है जी, चलें आगे नेक्स्ट। ये ग्राफ देख लो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टी और लॉग ए अपॉन ए माइनस के नीचे खींचोगे तो सीधा आएगा ये, और यदि आप टी और लॉग सी के मत खींचोगे तो कम होता हुआ आने वाला है। सेकंड ऑर्डर आपके है नहीं सिलेबस में, और ना क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आपके आता है आरएनएस इक्वेशन, तो आरएनएस इक्वेशन याद कर लेना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो देखो रिएक्टेंट ऊपर है प्रोडक्ट नीचे, तो ये रिएक्शन कैसी है बताओ, एक्सोथर्मिक है। कैसी है, एक्सोथर्मिक, क्योंकि आप देखोगे तो देखो ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट गया और ये प्रोडक्ट, तो डेल्टा एच आ रहा है यहाँ, तो ये नेगेटिव आएगा। अगर ये ऊपर रह जाता ना यहाँ, तो डेल्टा एच पॉजिटिव आ जाता है यहाँ से। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको याद रखना है तो एक फॉर्मूला इसमें और याद रखोगे आप, log K2 बाई K1 E A अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये याद रख लोगे। यहां से क्या है, काफी बार आपको ये पूछ लेता है और काफी बार आपको K2 और K1 पूछ लेता है। K2 दे देगा, K1 पूछ लेगा, K1 दे देगा, K2 पूछ लेगा। इस तरीके के क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जाते हैं। समरी के तौर पर बता देता हूं, एक क्वेश्चन आता है ऑर्डर से। किससे आता है जी? ऑर्डर से। ऑर्डर याद रखना, जितनी भी रिएक्शंस हैं यदि वो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही हैं तो जीरो ऑर्डर को फॉलो करेंगे। वो जीरो ऑर्डर को, यदि आपको ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस पूछ ले, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस, तो फर्स्ट ऑर्डर को डिनोट करता है वो, फर्स्ट ऑर्डर को। ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस उसको शो करता है
फर्स्ट ऑर्डर को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, कोई रिएक्शन दे रखी हो, तो जो स्टोइकोमेट्री होते हैं, जैसे मैंने कहा 2a + b एंड कन्वर्ट c, ठीक है। अगर मेरे को रेट लिखनी है इसकी, तो k a⁻² प्लस b⁻1, तो मेरे को ऑर्डर निकालनी है। तो ऑर्डर बराबर आता है n बराबर x + y, अर्थात मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूंगा तो a⁻x और b⁻y, तो x + y तो कितना देगा 2 + 1, तो ये आ गया 3, इस तरीके से। इसके बाद है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है बताओ, कितने अणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। देखो जितने भी जैसे ऑर्डर है, ये फ्रैक्शनल हो सकती है, जीरो हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर है, जो मॉलिक्यूलरिटी है, वो पॉजिटिव में रहेगी, कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। ये बात याद रख लोगे आप, ठीक है, ये अंतर है उनमें। इसके बाद में इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है ऑर्डर की, लेकिन उसकी मैक्सिमम 3 या 4 हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 3 और 4 हो सकती है। आगे बात समझ में। अगर ग्राफ की बात करूं तो देखो ग्राफ ये ln k बराबर ln a ERT, ये घटता हुआ ग्राफ आ रहा है, किसके लिए आ रहा है बताओ, बोलो भाई। अगर आप ग्राफ खींचोगे आरएनएस इक्वेशन और इसके मध्य में, तो ये आ रहा है ग्राफ 1/t के मध्य में घटता हुआ, क्योंकि माइनस है, ये माइनस लगा हुआ है ये, ठीक है। इस तरीके से आप, यदि आपको मैंने पहले बता दिया आपको, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए घटता हुआ, एक्सोथर्मिक के लिए बढ़ता हुआ, थर्मोडायनेमिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम में ग्राफ बनवा दिया था मैंने, ठीक है जी। ये रिएक्शंस हैं। इसके बाद में यहां हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे, जो फॉर्मूला बेस आने वाले हैं। तो आज अपन कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री को करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन, कल की क्लास में करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और लास्ट क्लास जो परसों की होगी उसमें अपन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, जिसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नीट 2025 को जितने भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं, उन सभी के लिए इस क्लासें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो जितने भी साथी हैं उनके साथ में शेयर कर दें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और 4 तारीख को मैं लेकर के आऊंगा आपको सबसे पहले डिटेल्ड सॉल्यूशन नीट का। नीट 2025 का जो पेपर होगा ना, उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन की बात करेंगे, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या आपको बताया था, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे गए। तो जो मैंने बोला है उसको कानों से सुन लें, पीडीएफ में देख लें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए कि यहां से बन सकते हैं, यहां से बन सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको स्ट्रेटजी ही काम देगी। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।